Hello students, welcome online classes Bishop Academy, Senior Secondary School Maharajanj. Today I will discuss class 11 Physics Chapter 1 Physical Words. स्टूडेंट हम लोग फिर फिजिकल वर्ड्स में नेचुरल फोर्स की बात करेंगे। तो नेचुरल फोर्स में हम लोग स्ट्रांग और वीक फोर्स की बात किए थे। अब स्ट्रांग फोर्स बाइंड द न्यूक्लियस। स्ट्रांग फोर्स होते हैं उनके न्यूक्लियस के बीच जो इंटरेक्टिंग फोर्स होती है उसको हम लोग क्या मानते हैं? स्ट्रांग फोर्स मानते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बाइंड एटम्स, ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स इन द रेडियो एक्टिव डिकेइंग। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट इनका न्यूक्लियस नेचुरली क्या होता है? अपने आप टूटता है। तो वह क्यों टूटता है? क्योंकि वह वीक फोर्स का अटैचमेंट होता है, इसलिए उसके न्यूक्लियस क्या होते हैं? टूटते हैं। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रांग फोर्स बाइंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस में जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो न्यूक्लियस के तरफ इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटिंग है, एक दूसरे से क्या अटैच हैं। तो जब ये अटैच हैं तो यहाँ पर जो स्ट्रांग फोर्स काम कर रहा है, जो रेडियो एक्टिव डिकेइंग हो रहा है, जैसे मान लो कि किसी एलिमेंट से हम लोग अल्फा बीटा गामा पार्टिकल निकालते हैं, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा डिकेइंग कांस्टेंट डीके ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल। तो एक अल्फा पार्टिकल जो होता है वह 2He4 के बराबर होता है, एक बीटा पार्टिकल -1 होता है। यानी एक अल्फा निकलने पर उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 2 और मास 4 कम होता है। एक बीटा निकलने पर उसका एटॉमिक नंबर 1 क्या होता है? बढ़ जाता है और मास में कोई चेंजिंग नहीं होता है। और गामा जो होता है 0n0, यानी गामा के निकलने पर हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, यानी गामा इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। तो अब हो गया कि स्ट्रांग फोर्स बाइंडिंग ऑफ द न्यूक्लियस हो गया, वीक फोर्स रेडियो एक्टिव डिकेइंग हो गया, जिसमें अल्फा बीटा गामा का रिलीजिंग होता है, पार्टिकल्स वहाँ से टूट के निकलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बाइंडिंग एटम्स, तो ये भी क्या है? स्ट्रांग फोर्स हो गया। और ग्रेविटेशनल फोर्स अभी हमने बताया कि इसका रेंज जो है 6 × 10⁻39 का रेंज का होता है। यह ग्रेविटेशनल फोर्स है और यह वीक फोर्स के सीरीज में काउंट किया जाता है। अब इसमें कंजर्वेशन ऑफ लॉ, तो अभी हमने शुरू में बात किया था कि कंजर्वेशन में क्या है कि जैसे मास भी कंजर्व है, एनर्जी भी कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्व है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तो अभी शुरू में हमने डिस्कस किया था कि एनर्जी इज द कंजर्वेटिव मटेरियल, एनर्जी इज नॉट क्रिएट एंड नॉट डिस्ट्रॉय। यानी हम एनर्जी को ना तो बना सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं। ओनली वी आर मॉडिफाई, हम क्या करते हैं? उसको मॉडिफाई करते हैं। वी आर चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, हम एनर्जी के एक रूप को दूसरे रूप में क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो दैट मीन्स चेंजिंग स्टेट ऑफ द एनर्जी आर द नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब वहाँ पे मास भी, जैसे मान लो ये मास ही है, जैसे मान लो ये चाक है, अब मान लो ये बड़ा चाक है, इसको हमने तोड़ के 2 छोटे पीस में कर दिया, तो क्या तोड़ने से इसका मास कम हो गया? नहीं। फिर दोनों का अगर हम काउंट करेंगे तो इन दोनों का मास सिंगल पीस के क्या होगा? इक्वल हो गया। एंड दैट मीन्स मास भी कंजर्व, हमारा मास भी क्या है? कंजर्व है। एंड दैट मीन्स चेंजिंग देयर शेप, इसका आकार हमने बदल दिया, बट दे आर नॉट चेंज विद देयर मासेस, लेकिन इसके हमने मास को चेंज नहीं कर पाया। तो दैट मीन्स मास, तो ये हमारा टर्म आ गया कंजर्वेशन लॉ। तो कंजर्वेशन लॉ में हमारा फर्स्ट ला रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या कॉन्सेप्ट होता है? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इम्प्लाइज दैट एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएट नॉट destroy, although it can change from one form into another form। यानी हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम सिर्फ एनर्जी के वन फॉर्म को, उसके वन मॉड को दूसरे मॉड में क्या करते हैं? चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी एग्जांपल बताया था कि जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी दे आर द गेन बाय वाटर, electricity they are the gained by the uraniums, electricity they are the gained by the windmill energy। तो इस तरह से हम एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दे आर द ए चेंजिंग प्रोसेस। तो इसमें एनर्जी की क्वांटिटी डिक्रीज नहीं हुआ, बस हम उसके वेक मॉड को दूसरे मॉड में क्या किया? चेंज कर दिए। तो एनर्जी आर नॉट डिस्ट्रॉय नॉट क्रिएट, वी आर ओनली मॉडिफाई वन फॉर्म टू अनदर। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ द एनर्जी देयरफॉर रिमेंस कांस्टेंट। अब कह रहा है कि यूनिवर्स में जितने भी तरह की एनर्जी हैं वो सारी एनर्जी क्या हैं? कंजर्व हैं। हम उसके एनर्जी को
ट्रांसफॉर्म करें। जैसे मान लो हमको सन से जो लाइट मिल रहा है तो वी आर यूज ए डिवाइस सोलर सिस्टम, तो हम सनलाइट की एनर्जी को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में या हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या इससे सन के अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज हो गया? नो, ओनली वी आर मॉडिफाई, हम उस एनर्जी को क्या किया, मॉडिफाई कर दिया। वी आर चेंज फ्रॉम हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको हीट एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए, लाइट एनर्जी से उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए, या लाइट एनर्जी को हमने हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो दैट मीन्स दे आर द ये मोड ऑफ ट्रांसफरिंग, यह एक हमारा प्रोसेस है जिसमें हम एक एनर्जी को उसके दूसरे फॉर्म में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। बट द फॉर्म ऑफ द एनर्जी चेंजेज फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ऑफ रिलेटिविटी, एनर्जी एंड मास आर इक्विवेलेंट। तो अब यहाँ पे एक रेशियो आता है इक्वल टू mc स्क्वायर, ये बहुत फेमस रिलेशन है, आप लोग पिछले क्लास में पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे। इक्वल टू mc स्क्वायर, कहीं कहीं इसको डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर भी लिखा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट मास एनर्जी कहा जाता है। तो अब ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी थियरी एनर्जी एंड मास आर द इक्विवेलेंट, द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी मे बी कंसाइडर्ड टू फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, पार्ट ऑफ विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जैसे मान लो इस चाक को इसके मालिक को उसका अटैच कर दिया गया, सारे इसके मालिक उसका रेस्ट फॉर्म में आ गए, तो इस चाक में जो एनर्जी है वो क्या है, पोटेंशियल फॉर्म में आ गया। अब इसको मान लो हम तोड़ रहे हैं और तोड़ कर इससे एनर्जी निकाल रहे हैं, तो हम किस मॉड में निकालेंगे, तो इस मॉड को हम लोग डिफाइन करेंगे, दे आर द कन्वर्टिंग द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और अदर नेम्स ऑफ द एनर्जी। अब यहाँ पर हो गया कि फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, फंडामेंटल प्रिंसिपल में आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, और फंडामेंटल प्रिंसिपल में आता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। तो अब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आइंस्टाइन कन्वर्टेड मास इक्वल टू mc स्क्वायर, मैकेनिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, इसको हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं, रोल एज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल, और इसके बेस पर हम लोग बहुत सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल को डिराइव भी करेंगे। तो जैसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम फार्मूला क्या हो गया, P इक्वल टू mv हो गया, ये भी कंजर्व है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर E की बात करें तो अगर हाफ mv स्क्वायर लिखते हैं तो यह काइनेटिक का फॉर्म हो गया, इक्वल टू अगर हम mgs लिखते हैं तो यह पोटेंशियल का फॉर्म हो गया, ये भी कंजर्व है नेचर में। और फिर एंगुलर मोमेंटम को हम लोग G से डिनोट करते हैं, तो J इक्वल टू होता है mvr, या इसको pr से भी डिनोट करते हैं। P सिंबल ऑफ मोमेंटम, जब mv को हम उस पार्टिकल के रेडियस से मल्टीप्लाई करते हैं तो दे आर द कन्वर्टिंग द फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये हमारे मॉड है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो इसमें दिया है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्सप्रेस इन द फैक्ट दैट बॉडी और सिस्टम और बॉडी इन द मोशन रिटेन इट्स टोटल मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेक्टर वेलोसिटी, जैसा कि हमने आप लिखा है प्रोडक्ट ऑफ मास, यानी अब यहाँ पे मैं इसको सिंबल में ला दे रहा हूँ। मोमेंटम ये द वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यह वेक्टर अभी हम लोग सेकंड लेसन पे डिस्कस करेंगे, थर्ड लेसन पे जाकर डिस्कस करेंगे। तो P इक्वल टू mv, तो मास इंटू वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेक्टर वेलोसिटी अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स, सो मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व बिकॉज मोमेंटम इज कंजर्व्ड, इट कंपोनेंट्स in any direction will also be conserved. Application of the law of conservation of momentum is important in the solution of collision problems. तो जैसे अब यहाँ पर दिया है कि कैसे कंजर्व होते हैं, तो जैसे मान लिया आप देखते होंगे जब कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी से जब टकराता है तो उसमें से किसी एक बॉडी की वेलोसिटी बढ़ जाती है, दूसरे का क्या होता है, घट जाता है। बट आफ्टर दिस देयर मोमेंटम भी नॉट चेंज, लेकिन उसके बाद भी इसका मोमेंटम चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे जैसे कि वर्ड आ गया है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जब हम लोग डिराइव करते हैं, इसको जब रिजल्ट निकालते हैं तो उस रिजल्ट को हम लोग लिखते हैं m1 u1
m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 एंड दैट मीन्स टू बॉडी है, मान लो ये बिफोर कोलिजन है और ये आफ्टर कोलिजन है। तो अगर कोलिजन के पहले जितना मोमेंटम होगा m1 u1 प्लस m2 u2, u1 u2 v1 v2, तो इस केस में जितना मोमेंटम बिफोर कोलिजन होगा उतना ही मोमेंटम इसका आफ्टर कोलिजन होता है। तो दे आर द नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला प्रूफ होता है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इंपॉर्टेंट, द सोल्यूशन ऑफ द कोलिजन, द ऑपरेशन ऑफ द रॉकेट्स exemplify the conservation of momentum. The increase forward momentum of the rockets is equal but opposite in the sign of the momentum of the exhaust gases. तो अब इसमें दिया जैसे आप रॉकेट का प्रोपल्शन देखे होंगे, रॉकेट जब आगे बढ़ता है तो भी एक्शन रिएक्शन के फॉर्म में आगे बढ़ता है, तो जिस स्पीड से उसका स्मोक बाहर आता है उसी स्पीड से ये क्या होता है, आगे भगता है। तो ये भी हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर डिपेंड करता है। अब दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो कंजर्वेशन ऑफ मास implies that the matter can be neither create nor destroy, i.e. the process that change the physical or the chemical property of the substance within an isolated system, such as the conservation of a liquid to a gas, leave to the total mass unchanged। तो जैसे हमने बताया कि अभी जैसे हमने चाक तोड़ के दिखाया, हमने मान लो इस बड़े मास को छोटे पार्ट में तोड़ दिया, तो क्या इसका शेप चेंज होने से इसका मास चेंज हो गया? नो, टोटल मास तभी उसका क्या है, सेम है। एंड दैट मीन्स मास इज द कंजर्व इन द नेचर। तो इस तरह से हमारा मास भी नेचर में क्या है, कंजर्व है। एंड मास भी नॉट डिस्ट्रॉय एंड नॉट क्रिएट, ना तो उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना तो उसको हम क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई डिस्कस द सम एग्जाम्पल्स ऑन द बेस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मास एंड लीनियर मोमेंटम। थैंक यू।